नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिवाली में एक महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी से दिवाली वाला माहौल सेट कर दिया है, फिट कर दिया है। फ्रिज से लेकर एसी तक, कार से लेकर बाइक तक, घी से बटर तक और पनीर तक, सब कुछ बम्पर सस्ता कर दिया गया है। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था वो निभाया, यानी पूरा किया, और उसने पूरा करते हुए जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम चीजें सस्ती होने वाली हैं। मिडिल क्लास के लिए तो ये बम्पर गिफ्ट है ही, देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री को भी इससे बड़ा बूस्टर डोज मिलने वाला है। लेकिन सरकार का यह बड़ा फैसला आते ही कांग्रेस क्रेडिट लेने की दौड़ में जुट गई है, यानी कांग्रेस का क्रेडिट कार्ड जारी है और वो कह रहे हैं कि हम जो कह रहे थे फाइनली नरेंद्र मोदी को वो करना पड़ा है। इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की अर्थ क्रांति से क्या विपक्ष की दूर हो गई भ्रांति? आज का आर पार न्यूज 18 इंडिया पर इसी पर। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs. देश की इकोनॉमी को बूस्टर और जनता को दीपावली का बम्पर गिफ्ट देते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी का 12% और 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया है और अब मुख्य रूप से 2 स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। हालांकि कुछ चीजों पर 40% तक जीएसटी लगेगा। सरकार के इस फैसले के बाद रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हो जाएगा, जबकि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज, डेयरी, स्प्रेड, पैकेज नमकीन जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने बम्पर गिफ्ट दिया है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत हिम्मत के साथ देश को सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स दिए हैं। इसके कारण व्यापार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और देश के अर्थतंत्र को एक नया बूस्ट ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स देने वाले हैं। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, ये खुशियों का बयार है। बहुत बड़ी चेंज है। इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले में कांग्रेस अपने लिए क्रेडिट खोज रही है। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे। वैसे राहुल गांधी ने कुछ साल पहले जीएसटी पर, कुछ और दिन पहले भारतीय इकोनॉमी पर जो कहा था वो सुनना भी आज जरूरी है। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. सवाल ये है कि जिस जीएसटी को कोसने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उस पर अब क्रेडिट लेने में क्यों जुटी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी की अर्थ क्रांति, क्या विपक्ष की दूर हुई भ्रांति? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं कांग्रेस की पलटी मार पॉलिटिक्स का विश्लेषण। यूपीए सरकार के दौरान, जो कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए सरकार के दौरान जीएसटी लागू करने की कोशिश हुई। मोदी सरकार जीएसटी बिल लाई तो विरोध किया और जिस दिन जीएसटी को लॉन्च किया जा रहा था उस कार्यक्रम का भी विरोध किया था कांग्रेस ने। पहले जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया राहुल गांधी ने, साल 2017 की मैं बात कर रहा हूं। अब जीएसटी दर में कटौती का क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रही है पूरी की पूरी कांग्रेस। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर
22% हुआ तो विरोध नहीं, और बाद में कांग्रेस ने इसे अमीरों के लिए पक्षपात बताने वाला बता दिया। 2009 की मैं बात करता हूं, यूपीए सरकार ने आधार कार्ड की शुरुआत की, मोदी सरकार ने बैंक खातों सब्सिडी से इसे जोड़ा तो कांग्रेस बिफर गई, विरोध किया। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार के साथ होने का दावा किया कांग्रेस ने। कुछ ही दिन बाद सबूत मांगने और सवाल उठाने का सिलसिला शुरू किया। पूछा कितने विमान हमारे गिरे हैं। बड़ा सवाल है कि हर मौके पर कांग्रेस कंफ्यूज है, इसलिए बार बार पलटी मारने की नौबत आ रही है। और यही बड़ा प्रश्न है आज का। मेरे साथ बात करने के लिए प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से नीरज मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एमएलए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे दीप्ति जी, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था राहुल गांधी की जुबानी जुलाई 2025 में डेड थी, लेकिन आज जीएसटी का क्रेडिट वो ले रहे हैं। ये पलटी मार कैसे आप देखते हैं? आपका एनालिसिस क्या है? 40 सेकंड्स। ये बिल्कुल ही पलटीमार पॉलिटिक्स है। जो डेड इकोनॉमी थी तो आज उस चीज़ का आप क्रेडिट ले रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और अब ये जीएसटी जो लागू हुआ है, जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा है, बहुत जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। और अगर हम पलटीमार की बात करें तो ये हमारे सारे सूत्र जानते हैं कि जीएसटी काउंसिल में क्या हुआ। अमीश जी, जीएसटी काउंसिल में अगर कांग्रेस ने आज क्रेडिट लेने की बात करी है तो कांग्रेस रूल्ड जो हमारे स्टेट्स हैं, पंजाब, कर्नाटका, केरल और पश्चिम बंगाल, चारों ने बिल्कुल मिलकर इसका विरोध किया। 7 बजे जो बैठक खत्म होनी थी वो 9:30 तक चली। और फिर जब ओपी चौधरी जी ने, जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, जब उन्होंने कहा कि चलिए अब इसको वोटिंग पे डाल देते हैं, तब जाके वो पलटीमार तो वहां हुए जब पता चला कि जनता को पता चलेगा कि हम काउंसिल में बैठ के तो इस रेट रिडक्शन का हम विरोध कर रहे थे। काउंसिल में कांग्रेस विरोध कर रही थी, बिल्कुल, और यहाँ आके क्रेडिट ले रही है, यहाँ आके क्रेडिट ले रही है, ये पलटीमार है। नीरज मिश्रा, मेरा सीधा सवाल आपसे, अंदर आप विरोध कर रहे हैं और बाहर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात मान ली, ये तो यही हो गया। बीजेपी इसे कह रही है, इकोनॉमिस्ट इसे कह रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कह रही है ये पलटीमार है, ये धोखेबाजी है जनता के साथ। अंदर आपने विरोध किया सस्ता करने का और बाहर समर्थन कर रहे हैं। अमीश जी, देखिए ना, पूरी दुनिया ने देखा है कि इंटरनेशनल पलटीमार कौन है, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा व्याख्यान करूं तो शायद हम विषय से विषयांतर कर जाएंगे। लेकिन एक बात तो देखिए समझनी होगी, 2016 से लगातार इस बात को तो पब्लिक डोमेन में नेता प्रतिपक्ष रख ही रहे थे कि आपने जो जीएसटी का मल्टीपल स्लैब्स का मॉडल बनाया, जिसको आपने एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, और वो गब्बर सिंह टैक्स की तरह देश के मझोले और जो मध्यम वर्गीय जो परिवार थे उनके ऊपर अटैक करता था। जो देश में छोटे व्यापार थे वो उनके ऊपर अटैक करता था। कंप्लायंस का इतना कॉम्प्लिकेशन था कि वो व्यापारी को समझ नहीं आता था कि वो व्यापार पे अपना ज्यादा समय लगाए या वो इस टैक्स को भरने के लिए अपना समय लगाए। जब राहुल गांधी जी ने ये बात लगातार कही कि आप इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, आप इसको 2 टैक्स स्लैब में लाइए, और अभी तो मेरे को ये समझाइए कि अंदर विरोध क्यों कर रहे थे और बाहर समर्थन क्यों कर रहे थे? देखिए ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। आप ये समझ लीजिए कि देश के अंदर 2 तरीके के स्टेट हैं, एक कंजम्पशन जो ज्यादा करते हैं और एक ऐसे स्टेट है जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उसको इस नए मॉडल में, जीएसटी के मॉडल में, लगभग 48,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। जैसे कि झारखंड, अगर झारखंड के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री है और स्टील की इंडस्ट्री है, अभी आप खुद ही मान रहे हैं कि हम विरोध इसलिए कर रहे थे और अब आप राहुल गांधी की तारीफ के पुल क्यों बांध रहे हैं कि उन्होंने करा? तो कम से कम एक बात पे तो स्टैंड करिए। अमीश भाई, ओके, बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं, पिछले 1.5-2 मिनट से आप ही जब मीटिंग्स होती है ना, जब मीटिंग्स होती है ना, उस पर मल्टीपल एजेंडाज होते हैं और उसके ऊपर वार्तालाप होती है, तर्क होता है। और ये तर्क ये था कि आपको देश में सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स करना है, लेकिन उस टैक्स सिंप्लीफिकेशन से अगर किसी राज्य सरकार के ऊपर कोई कैस्केडिंग इफेक्ट आता है तो आपको उसका भी कोई निदान निकालना होगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे
अमित जी, कांग्रेस पार्टी For 50 seconds, बोलिए। सी से कांग्रेस, सी से कंफ्यूजन, और इतनी कांग्रेस रोती क्यों है भाई? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब जाए, कांग्रेस रोएगी। हमने 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट दी, कांग्रेस रो रही थी। हमने जाके डायरेक्ट टैक्स के बाद में अब इनडायरेक्ट जीएसटी हम लेके आए, कांग्रेस कह रही थी हमने 2006 में वादा किया था। भैया किया क्यों नहीं? वादा तो कांग्रेस 70 साल से गरीबी हटाओ का कर रही थी, गरीबी हमने हटाई 25 करोड़ गरीबी का। इसका मतलब थोड़ी नेहरू जी को धन्यवाद दे देंगे। अब जीएसटी में राहुल गांधी का ये ट्वीट उनको एक्सपोज करता है। ये 11 नवंबर 2017 का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे थे एक स्लैब होना चाहिए। अब अमीर जी, अमीर और गरीब का क्या एक स्लैब होगा क्या? जब गरीब का जो आइटम है, जो मिडिल क्लास का आइटम है, 5% पे होने चाहिए। अब राहुल गांधी के लॉजिक के हिसाब से तो भाई वो 18% चाह रहे थे। और राहुल क्या इकोनॉमी को समझेंगे अमीर जी? वो तो डेड इकोनॉमी कह रहे थे। इनके हार्वर्ड वाले चिदम्बरम जी ने तो 10% महंगाई पहुंचा दी थी। इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फ्रेजाइल 5 में नहीं पहुंचा था। तो इनको कांग्रेस पार्टी आज कह ले, निर्णय कर ले भाई है क्या? राहुल गांधी सही है तो बताओ फिर भैया। आप तो कह रहे थे कि अमीर का रेट और गरीब का रेट 18% होना चाहिए। सतीश कंफ्यूज्ड है भैया। ओके, सतीश के सिंह के कांग्रेस कंफ्यूज्ड है। कभी गब्बर सिंह टैक्स कहती है, कभी डेड इकोनॉमी कहती है। अब बिग कंफ्यूजन फॉर कांग्रेस एंड राहुल गांधी। नहीं, मैं कहां जाना चाहिए? मैं थोड़ा आप समय दीजिए तो मैं बताऊं। जी, 1 मिनट आपके पास। ये मुझे लगता है कि ये गब्बर सिंह टैक्स पर ये बसंती का जो है ना, ये दिवाली तोहफा है। हालांकि पहले थोड़ा दे दिया दिवाली का तोहफा, लेकिन तोहफा जरूर है। मैं तो यहाँ इसका स्वागत करते हुए कहना चाहता हूँ कि 56वीं बैठक में कुछ 56 इंच का सीना तो लगता है दिखा है, लेकिन 8 साल बाद जब आपने 2.5 लाख करोड़ के रुपया जो है सो आम आदमी से वसूल लिया, इसको टैक्स टेररिज्म का भी नाम दिया गया था। तो मैं तो इसे रिफॉर्म नहीं मानता हूं, मैं एक राहत मानता हूं, भूल को सुधार करने की बात मानता हूं। और जो ट्रंप, सुनिए ना, ट्रंप साहब का जो बम चला ना, हमको लगता है उसका देसी जवाब है, जिसमें अब लगता है 1 मिनट बीच में नहीं बोलिए, देसी जवाब है। क्योंकि आप ये जान लीजिए, बहुत जरूरी, तो जवाब तो भारी है। भारी देसी रुपया में ना डॉलर का लगता है सपना छोड़ दिया इन्होंने। मैं एक बात और आपको बताता हूं, 1 मिनट हो मैं गया। ये खास तौर से ये अखबार आज लाया हूं, जो आप लोग कह रहे हैं ना, ये वाला अखबार का ये खबर पढ़ लीजिए कि ये जो मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने आरएसएस की बैठक में कहा कि 10% लोगों के पास 65% धन आ गया है और इस देश में गैर बराबरी बढ़ रही है। ओके, ये आरएसएस की बैठक में पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, तो हमको लगता है डेड इकोनॉमी को एलाइव बनाने की कोशिश है। स्वागत करते हैं। आप डेड इकोनॉमी के फेवर में हैं? मैं कहता हूं आप डेड इकोनॉमी को अलाइव की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए पहले जान नहीं थी। नहीं, जान में क्या? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं। नहीं, आप डेड इकोनॉमी पहले जान थी कि नहीं थी? अरे भैया, दिस इज बिग वन। ओके, मुरली मनोहर जोशी जो है, मुरली मनोहर जोशी जो है, अमर्त्य सेन को कोट कर रहे हैं, वो वामपंथी माने जाते हैं। ओके। भाई, पहले $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अगर सतीश के सिंह जो कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव फैला रहे हैं यहाँ पे, अगर वो डेड कह रहे हैं तो इन्हीं को मुबारक। अब ये पेपर मेरे साथ खेलेंगे तो मैं भी पेपर करता हूं भाई। ये कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम कह रहे थे कि मिडिल क्लास जो है वो आइसक्रीम बहुत खाती है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। तब तो सतीश के सिंह ने कुछ नहीं बोला। हम ये कह रहे हैं कि आइसक्रीम, इनको दिक्कत किस बात की? अमीश जी, इनको दिक्कत इस बात की है कि दूध के दाम सस्ते हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई पनीर के दाम सस्ते हुए, इनको दिक्कत इस बात की है कि मिडिल क्लास की जेब भर रही है और ये लुटेरे मिडिल क्लास की जेब को लूटते थे। ये दिक्कत है इनको। मुझे बताइए आज इनको दिक्कत किस बात की? ओके सतीश, मैं आपको बताऊंगा। दिक्कत नहीं है सतीश जी, मैं तो कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे डेड इकोनॉमी अलाइव हो रही है, बसंती का दिवाली तोहफा। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, इसमें सब कुछ तो दिखाया जा रहा है कि 48,000 करोड़ का हिट पड़ेगा सरकार के ऊपर रेवेन्यू में, ये सब तो बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग ये नहीं बताते हैं, आप भी अमीश जी, कि महंगा क्या हुआ। पता है आपको? अब खाना आप घर मंगाएंगे ना तो 18% का टैक्स लगेगा। इस स्विग्गी, जोमेटो और क्या क्या नाम ये सब होता है, जेप्टो, लिफ्टो, जो भी है, वो सब पे 18% हो गया। इसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, इसका आप जिक्र नहीं कर रहे। झूठ, सर्विसेज सब 18%। आपको नहीं पता है, पढ़ के ये मैं दिक्कत बताऊं। सतीश जी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये हम लोगों के साथ हम झूठ बोल रहे हैं। जो लग्जरी हम निकाले क्या? मैं निकालता नहीं। आप कर दो, बता दो पहले क्या 18 पहले 12% था? नहीं, आप सुनिए ना क्या था, आपको पता होना चाहिए। 18% पे पहले भी सर्विस थी, अब भी सर्विस तैयारी करके अब मुझे बताओ, अब मुझे यार बोल के नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। आप मुझे बताओ, जब मैं बोलने तो दो, बता
तो सच एक एक करके आप दोनों का सम्मान है, एक एक करके। एक मेरा लॉजिक आप बोलना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक एक करके। जब दूध के दाम सस्ते हुए और मैंने सुनो तो सही, जब मैंने सुनो तो सही, अब दूध पे दाम सस्ते हुए, मैंने कम दूध वाले को ब्लिंकिट से बुलाया, ब्लिंकिट के ऊपर सर्विस चार्ज वही है जो पहले था, तो कैसे महंगाई बढ़ी भाई? जो 18% पहले था वही 18% पहले। अरे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा भाई। कैसे? सुनिए तो बताते हैं ना, पहले क्या होता था, ये सब बोलने की बात राष्ट्रीय टीवी पर नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि पास ऑन मान लिया जाता था डिलीवरी बॉय को, लेकिन अब जो है वो कंपनी पे लग जाएगी। तो क्या आपको लगता है कंपनी आप हमसे नहीं लेंगे? 14 रुपया, सुनिए एक लाइन बहुत जरूरी है, 14 रुपया स्विगी जोमेटो का है चार्ज, लेकिन 14 रुपया पर अगर 18% होगी तो 2 से 2.5 रुपए के बीच में आता है। सर सतीश जी बहुत कंफ्यूज है सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स में, जो आप पास ऑन सर आप बोले मैं नहीं बोली ना, सर्विसेज पे उतना का उतना ही टैक्स है, पहले भी 18% स्लैब में थे, अब भी 18% स्लैब में है। जो पास ऑन की बात कर रहे हो वो सर्विस चार्ज की बात है, वो तभी वॉलेंट्री था, वो आज भी वॉलेंट्री है। अरे भाई मुझे महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? वो वॉलेंट्री है, सर्विस टैक्स से सर्विस चार्ज को क्यों आज अधिनियम में चेंज कर दिया गया, ला दिया गया। सर झूठ, और जो बात हो रही है इनइक्वालिटी की, सर जो सर डेटा पे बात कर रहे हैं, सर जो इन्होंने मुरली मनोहर जो सब निकालता नहीं, मैं दिखा दूंगा। आपने जो निकाला एक मिनट एमओएस फाइनेंस ने कंफर्म करा है नो एडिशनल जीएसटी फॉर एनी फूड डिलीवरी ऐप, ये देख लीजिए। ये झूठ बोला है आपके साथ, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, डेटा की बात पे बात हो रही है, वाली बात नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे। सर अब तो उन्होंने वो भी बता दिया, डेटा के आधार पे कोई चेंज नहीं आया सर्विस टैक्स में, नंबर 1। नंबर 2 जो इन्होंने इनइक्वालिटी की बात कर ली, मुरली मनोहर जोशी को कोट किया, मैं वर्ल्ड बैंक देखो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। एक होता है बेकार है, सर नहीं बेकार है, आप बोलने तो दो। एक होता है इनकम इनइक्वालिटी, एक होता है कंजम्पशन इनइक्वालिटी। कंजम्पशन इनइक्वालिटी मैटर करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, आप कितना खर्च कंज्यूम कर सकते हो। कंजम्पशन इनइक्वालिटी के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से हम 4th इक्वल इकोनॉमी है सर, 4th इक्वल इकोनॉमी। जोशी ने यही तो कहा है कि तुम जीडीपी के तरफ भागते हो, जो नहीं है उसके तरफ भागते हो, जो है उसको तो प्रोटेक्ट करो। वो उन्होंने कहा कि जापान में पर कैपिटा इनकम $33,000 है, हमारे यहाँ भारत में 2800 है, 2800। सर तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो जापान का देखो, आप जो कंज्यूम कर पा रहे हो उसकी तरह बनो ना, आप चौथा तीसरा इकोनॉमी बोलते रहते हो। कंजम्पशन मतलब आप कह रहे हैं कि जापान की तरह भारत बने। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अभी डेड इकोनॉमी अलाइव हो रही। एक सतीश जी 30 सेकंड तो सुनेंगे सतीश जी, या मैं तो आपसे नहीं, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। सतीश के सिंह, अभी आपने बोला सतीश जी सम्मान, आपने एक बात को बोला, आपने बोला वो डेड इकोनॉमी थी अब अलाइव हो रही है। नहीं, ये अलाइव होने की बात क्या थी? गलत लगा रहे हैं। मैं अच्छा क्या अर्थ है? इकोनॉमी में आपको जान अर्थ का तो आप ही कर दिया, क्योंकि आपका अमेरिका के ऊपर 2.5% का जीडीपी खाली वहां एक्सपोर्ट करने से आता है, वो 1% के लगभग नीचे जाने वाला है। तो आपने जो किया है उससे लगभग 0.70% के बीपीएस जो होता है वो आपका रिकवर हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ भी डेटा है सर, ये कुछ भी डेटा है, ऑनेस्टली ये कुछ भी डेटा है सर। अच्छा ये डेड इकोनॉमी थी, हम अलाइव हो गए हैं। सर हम डेड इकोनॉमी ही नहीं थे तो मैं सेकंड सवाल को तो मानती ही नहीं। ओके, दैट्स अ पॉइंट। अमीश जी इन्होंने एक और झूठ, पहला झूठ पकड़ा, दूसरा झूठ। 5 जुलाई 2025 वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान सबसे इक्वल सोसाइटीज में से है। That's exactly what I just quoted. ये 2 बार मैंने झूठ बोला है। ये रिपोर्ट लिखा है, वो भी गलत बोल रहे हैं। ये गलत है ना, इनइक्वालिटी होगी, ये बकवास है ना आदमी, 91 साल का। सर इनकम इनइक्वालिटी और कंजम्पशन इनइक्वालिटी बहुत फर्क है सर। अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो देखना है सर। देर आए दुरुस्त आए सर, बिल्कुल देर आए दुरुस्त है, इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आ चुके हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था छोड़ के गए, वो यहाँ इकोनॉमी का ज्ञान दे रहे हैं। कुलदीप कुमार, नीरज कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनका मैं रुख करता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा। कुलदीप कुमार पहली बार बोल रहे हैं। कुलदीप, आपको लगता है इट इज अ वेलकम स्टेप, और क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कहते थे डेड इकोनॉमी गब्बर सिंह टैक्स, वो कहानी वाकई गलत थी, कांग्रेस कंफ्यूज्ड है? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो ये कि कोई भी ऐसा टैक्स रिफॉर्म जो आम आदमी की ज़िंदगी को
सरल बनाने का काम करें, हम उसको स्वागत करते हैं। हम शुरू से ही कह रहे थे, लगातार अरविंद केजरीवाल जी शुरू में कह रहे थे कि इसको सरल बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि हमने केंद्र सरकार से जब 2017 में जीएसटी लागू करने का काम किया था, तब केंद्र सरकार ने कहा था कि जो राज्य, जिन राज्यों को जो जीएसटी लागू कर रहे हैं, अगर उनसे कोई नुकसान होता है तो कंपनसेशन सेस केंद्र सरकार देने का काम करेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक भी 2022 से कोई कंपनसेशन सेस देने का काम नहीं किया कि राज्य सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होने का काम हुआ, पंजाब सरकार को नुकसान होने का काम हुआ। आज पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है। पंजाब के लोग हमेशा इस देश के साथ हर मोर्चे पर खड़े रहते हैं, हर लड़ाई में खड़े रहते हैं। जब देश में विपदा आती है, सबसे आगे पंजाब के लोग हमारे भाई खड़े रहते हैं। लेकिन आज जब वहां पर बाढ़ के हालात है तो पंजाब को उसका हक का पैसा नहीं मिल रहा है। आज पंजाब के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार पे बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार देने का काम नहीं कर रही है। और हमने ये जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी, 56वीं जो मीटिंग थी, उसमें हरपाल सिंह चीमा जी ने, हमारे जो वित्त मंत्री पंजाब के, उन्होंने भी विषय उठाने का काम किया था। आज पंजाब में इतनी बड़ी संख्या में लोग ठीक है ओके। प्रतिभा भंडारी और रिप्लाई, प्रतिभा भंडारी रिप्लाई। ओके प्रतिभा भंडारी, देखिए ये बड़ी बात कर रहे हैं, पंजाब में क्या पैसा लेके आए? ये तो पंजाब का पैसा अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में वेस्ट कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है पंजाब के? नहीं। क्या अरविंद केजरीवाल डेप्यूटी सीएम है पंजाब के? नहीं। ये तो बकवास 300-400 करोड़ रुपए का नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। ये देखिए किस हद से 300-400 करोड़ जो पंजाब की जनता के फ्लड रिलीफ में यूज कर सकती थी पंजाब, तुम्हारे पास अफगानिस्तान को देने के लिए पैसे हैं, तालिबान को देने के लिए पैसे हैं, एक एक करके वो आपके बीच में नहीं बोले। प्रतिभा भंडारी, लेट हिम स्पीक 30 सेकंड। कुलदीप कुमार, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। फिर देखिए, कोई पंजाब आपसे भीख नहीं मांग रहा है। ये 400 करोड़ रुपए मुझे बताइए अमित जी, क्या वो मुख्यमंत्री है? के लोग कितनी आपका एक सेकंड, कुलदीप कितनी गाड़ियां हैं अरविंद केजरीवाल के? कोई गिन ही नहीं सकता। चलिए मैं गिनना शुरू करता हूं। अगर 2x में 1 2 3 4 5 6 7 मोहन भागवत के 8 में कितनी गाड़ियां हैं? 9 किस पद पे वो देश में बताइए? 11 12 13 14 15 16 गाड़ियां। रेखा गुप्ता जी के काफिले में कितनी गाड़ियां? गिनोगे एक बार? हिम्मत है कितने की आप में? क्या वो अरविंद केजरीवाल जी के काफिले की गाड़ी कितने की तुम हिम्मत है? अच्छा कांग्रेस कहती है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, आप बताओ ना। मोहन भागवत के पास क्या पद है? किस पद पे है मोहन भागवत इस देश के अंदर? हजारों गाड़ी काफिला लेके चलते हैं। अरे उनको उनकी जान को खतरा है। अरविंद केजरीवाल की जान को क्या खतरा है? क्या उनको Z+ सिक्योरिटी है? अरविंद केजरीवाल को क्या किसी ने Z+ सिक्योरिटी की बात करी है? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं? चाहते हैं तो 15 करोड़ रुपए अरे अरविंद केजरीवाल आज की तारीख के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं करते, उन पे कोई लेकिन एक सेकंड, आप तो वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए आए थे। आप तो कह रहे थे कि वैगन आर में घूमेंगे हम नीले वाली। एक सेकंड, नीले वाली वैगन आर छोड़ के 20-20 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे, तो ये तो एक पलटी तो आपने भी मारी अपने तरीके से। दूसरा पॉइंट देखिए, कांग्रेस कह रही है, ये बीजेपी नहीं कह रही। अब एक कांग्रेस आरोप, कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ट्रैवल में, हवाई जहाजों में पैसे खर्च हो रहे। भगवंत मान तो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जो तो वो भी नहीं है। राघव चड्ढा को भी सिक्योरिटी दे रखी है। अब उसके ऊपर भी कई लोग सवाल पूछ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कई, तो वीआईपी कल्चर तो आप ले आए ना। और अब आप कह रहे हैं पंजाब में मुश्किल वक्त है, देश पंजाब के साथ खड़ा है, केंद्र सरकार खड़ी है। आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां थे, लेकिन आपको अपना घर तो सुधारना होगा। गए थे, क्या दे क्या है पंजाब को? अमीश भाई, आप ऐसे कुतर्क की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए पंजाब का पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्या इसलिए पंजाब का अधिकार रोका हुआ है? पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए रोक के बैठी कांग्रेस कह रही है कि पैसा लुटाया है भगवंत मान की सरकार ने। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, हवाई जहाजों में। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करा कांग्रेस को, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब वापस लौट के आए विदेश यात्रा से, पहला फोन उन्होंने भगवंत मान को किया। एक ट्वीट दिखाइए प्रधानमंत्री का। भगवंत मान को फोन किया प्रधानमंत्री ने और हालचाल दे रहा। एक ट्वीट दिखाइए, एक ट्वीट दिखाइए मुझे। प्रधानमंत्री का एक ट्वीट दिखाइए पंजाब के लिए। पंजाब का पैसा रोक के बैठे हैं। पंजाब के रेवेन्यू की जिस तरह बात कर रहे हो, 15 फाइनेंस कमीशन में ऑलमोस्ट 2% शेयर पंजाब को क्या हुआ है सर? आप लोग पंजाब का पैसा रोक के बैठे हो। आप लोग ऑलमोस्ट द स्टेट्स एवरेज। आज पंजाब के लोग जो हर मोर्चे पे देश साथ खड़े हैं, सर आप डेटा की बात क्यों नहीं करते हो? आप कुछ भी बोलते हो सर। बीजेपी के साथ आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर है दीप्ति तनेजा,
और जो कि इकोनॉमी को भी अच्छे से समझती है। आप कुछ कह रही थी, बोलिए दीप्ति तन्ने। सर, जो स्टेट्स को जो जाता है वो शांति। सर, जो स्टेट्स को जाता है कुलदीप, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, उनको 50 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। सर, स्टेट्स को जो रेवेन्यू जाता है वो फाइनेंस कमीशन डिटरमिन करता है, और जो लेटेस्ट चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है, 21 से 26 तक का जिसका पीरियड है, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 2% शेयर पंजाब को गया हुआ है, जबकि एवरेज इज अराउंड 3%। केवल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को उससे ज्यादा जाता है। 2% के गया हुआ है, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि इनको नहीं मिल रहा। आप क्या चाह रहे हो? प्रॉस्परस स्टेट होने के बावजूद भी आपको 2% मिल रहा है सर, जबकि आपका उतना टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब ये लॉजिकल जवाब है, मतलब इसको मतलब अनर्गल बात करके कि पैसा नहीं मिल रहा, ये जेनरिक है। द स्टेटमेंट इज, जो कि बड़ा डायरेक्ट और फैक्चुअल है, इसका रिप्लाई करिए। प्रॉस्पेरस स्टेट है पंजाब, उसके बाद 2% मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने चाइना से वापस लौटते ही, विदेश दौरे से वापस लौटते ही भगवंत मान को फोन किया। ट्वीट की तो बात छोड़िए, फोन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री वहां पर है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप रोज आदा रहे हैं? क्या पंजाब को उसके हक का पैसा दिया गया? मिल रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट करा? अभी कृषि मंत्री गए वहां पर, क्या कृषि मंत्री ने वहां पर जाकर कोई पैकेज का अनाउंस किया? कुछ नहीं किया। तालिबान को देने के लिए इनके पास पैसे हैं, राहत सामग्री। पंजाब के लिए इनके पास कुछ नहीं है। पंजाब को लेकर इनके पास केवल कुतर्क हैं। क्या पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? दूसरी बात, जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया था तो कंपनसेशन सेस की बात की गई थी, तो वो आज तक क्यों नहीं दिया गया? आरडीएफ का पैसा आज तक क्यों नहीं दिया गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो प्रोफेसर आगे बोलते हैं ना, ये फर्जी डेटा लेके आ जाते हैं यहाँ पे, मुद्दे की बात है। दूसरी बात ये बड़े फर्जी डेटा तो आप लोग बोल रहे हो सर। ये केवल भाजपा के जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ झूठ बोलते हैं, उसी को रिपीट करने का काम करते हैं। दूसरा कोई काम नहीं है। और आपने बोला, मैं पूछ रहा हूँ, क्या पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है? पंजाब के लिए आज तक 1 रुपया क्यों नहीं दिया गया? पंजाब अपने हक का पैसा मांग रहा है, अपने अधिकार का पैसा मांग रहा है। इस देश को आजाद कराने के लिए शहादत दी है पंजाब के लोगों ने। पंजाब के लोग आपने उनको बोला कि वो, आपने उनको सारी आपने वो बातें बोली जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। शी इज द दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ओके, लेटर मेकर पॉइंट। सर, मैंने विशुद्ध आंकड़ों के आधार पे बात करी, जिसका आपने सॉरी कोई जवाब नहीं दिया। आप पर्सनल अटैक पे पहुंच गए, विच इज ऑल्सो टोटली बेसलेस एंड अनएक्सेप्टेबल। आपकी जब फाइनेंस कमीशन बैठती है उसमें हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप उस बात को क्या नेगेट कर सकते हो कि 2% आपको अलॉटेड है, विच इज 1.87% आपको क्या एलोकेटेड है कि नहीं है? मेरा पहला सवाल। दूसरा, अगर इतना ही प्रॉब्लम था और इतना ही लग रहा है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर बैठ के पंजाब ने क्यों विरोध किया? आप मुझे उसका जवाब दे दो प्लीज। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पर्सनल कमेंट्स डालने की बजाय सर प्लीज। फैक्चुअली कुलदीप कुमार जवाब आंकड़ों के साथ जवाब दीजिए ना। एक इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अपने आंकड़े रख रही है। 2% पंजाब को अलॉटेड है, वो मिल रहा है। उसके अलावा आपको नहीं लगता कि कुछ फाइनेंशियल बड़ा मिसमैनेजमेंट है पंजाब के अंदर, जो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, खाली बीजेपी नहीं लगा रही है? हमारी सरकार को तो केवल 2 साल हुए पंजाब में आए हुए, 2-2.5 साल पंजाब में आए हुए। पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी। दूसरी बात यह कि 2022 के बाद से कोई भी पैसा जो कंपनसेशन सेस का पैसा था, जब 2017 में जीएसटी लागू किया गया तो केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी स्टेट अपने यहां लागू करेंगे उनको अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार केंद्र सरकार उसका भरपाई करने का काम करेगी। आज तक उसकी भरपाई क्यों नहीं करी केंद्र सरकार ने? पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैं बता दूं, जब पंजाब के पास आता था तो उसमें ज्यादा फायदा पंजाब को होता था, लेकिन ये लोग गंदी राजनीति करते हैं, पंजाब से दुर्भावना की काम करते हैं। मैं इनके बीच में नहीं बोला। ये जब पंजाब के किसानों को जरूरत है 400 करोड़ के प्लेन में अरविंद केजरीवाल क्यों घूम रहे हैं? ये देखिए 400 करोड़ का प्लेन है, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल क्यों घूम रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं। पंजाब के लोगों को कुलदीप गलत है कुलदीप। भंडारी को मोदी जी का प्लेन बीच में बोले सर, पंजाब के लोगों के लिए काम आ रहा है। पहली बात। पंजाब के लोगों के लिए काम आ रहा है। 22 लाख से ज्यादा किसानों को 56,754 करोड़ रुपए 10 साल के अंदर केंद्र सरकार से दिए गए। इन्होंने बताइए कि पिछले 10 सालों 12 महीने से पंजाब सरकार के रोडवेज के कर्मचारी को पेमेंट क्यों नहीं किया? यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में पैसा आम आदमी पार्टी कहां से लेके आएगी? क्या लेके आएगी? अमीश जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये क्या कर रहे हैं? पंजाब के अंदर केजरीवाल के खुद के मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है।
इनके खुद के मंत्री को ये पकड़ते हैं भ्रष्टाचार और उनके खुद के मंत्री कह रहे हैं 400 करोड़ ओके, कुलदीप कुमार का ऑडियो सबसे ज्यादा कर्ज जो है पंजाब के ऊपर है। भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब को आम आदमी पार्टी बढ़िया संभाल रही है और संभाल लेगी। केवल पंजाब के हक का पैसा दे दो ना आप, हम आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं पंजाब। अरे तुम पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए दे दो, छोड़ दो। पंजाब का आगे का पैसा दे दो, आप छोड़ दो उसको। पंजाब संभाल लेगा। पंजाब का पैसा नहीं मोदी जी जाता। की सिक्योरिटी में किसका अरविंद पैसा जाता है? केजरीवाल की सिक्योरिटी के लिए पंजाब का पैसा नहीं जाता। किसका पैसा जाता है? किसान को तुम्हारे नहीं दे वीरेंद्र सकते। सचदेवा की पंजाब के किसका पैसा जाता है? को नहीं दे सकते। वीरेंद्र सचदेवा कौन सा पद है बताओ मुझे। कुलदीप एक मिनट, कुलदीप आपके पीआर को सर्व करने की कि अरविंद केजरीवाल के पीआर और राघव चड्ढा के पेज देश को के सर्व पूरे करेगा राज्यों तुम लेके पंजाब। बैठे सिक्योरिटी जवाब दीजिए। देश को बेच दिया कि अरविंद केजरीवाल के पर्सनल प्रधानमंत्री 84 करोड़ के लग्जरी गाड़ियों को 8,400 करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री घूमते हैं, माउंट ब्लैक का फैन लगाते हैं, 15 करोड़ रुपए खर्च होता है दुबई जाते हैं तो 15 करोड़ रुपए केवल एक आदमी का प्रधानमंत्री यात्रा में खर्च होता है। लेकिन चलिए सिक्योरिटी की करोड़ रुपए खर्च होता है। सीनियर पत्रकार है, जाते हैं अपनी मौज मस्ती के लिए, देश का पैसा बर्बाद करके आते हैं। चलिए अरविंद केजरीवाल को होगा, राघव चड्ढा तो सामान्य सांसद है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी में 240 सांसद है, कांग्रेस में 99 सांसद है। मैं राजा वॉरिंग को मैं देखता हूं, वो भी कोई बड़ी सुरक्षा के साथ नहीं घूम रहे। एक बात बताइए, ये राघव चड्ढा के का सिक्योरिटी क्या कारण है जो बीजेपी सवाल पूछ रही है? अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी मान ली, राघव चड्ढा 70-80 सिक्योरिटी वालों के साथ क्यों चल रहे हैं जी? ये प्रश्न पूछेगी पंजाब की जनता, इससे भाग नहीं पाइएगा आप। अमीश भाई ये 70-80 लोगों का, अगर 70-80 लोगों की सिक्योरिटी दी जा रही है, उसका खर्चा पंजाब की जनता उठा रही है ना। और यहाँ आप नैरेटिव कर रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं कर रहे, मोदी कुछ नहीं कर रहे। ये देखिए एक और झूठ। प्रदीप मेरा निवेदन है, प्रदीप शांति। मैं पूछ रहा हूं, वीरेंद्र सचदेवा को जेड सिक्योरिटी दी गई है और किस पद पे बताएं मुझे? किसको? मुझे बताएं। वीरेंद्र सचदेवा को सिक्योरिटी दी गई है, दिल्ली में कौन सा थ्रेट है उनको? आप बताएं, दिल्ली देश की राजधानी है, क्या थ्रेट है उनके पास? क्यों घूमते सिक्योरिटी लेके? मोहन भागवत 100 गाड़ी लेके क्यों घूमते हैं? सारे हर स्टेट के प्रोटोकॉल क्यों साथ में लगता है? किस पद पे है मोहन भागवत इस देश के? ऐसे हजारों लोग बता दूं भारतीय जनता पार्टी के जो फ्री फंड में सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग जनता के लिए काम करते हैं। और प्रदीप भंडारी के भी 2-4 होंगे, प्रदीप भंडारी के भी 2-4 होंगे, बता देता हूं। इनके विधायक 4 सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। मैं दूसरी बार का विधायक हूं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं करता हूं। घूमे 25-25 गाड़ियों में घूमे, चादर के नीचे नहीं घूमे। क्या बात कर रहे हैं? ये आए थे वीवीआईपी कल्चर हटाने, सबसे बड़ा वीवीआईपी कल्चर इन पे। क्या बात करोगे? लास्ट में अरविंद केजरीवाल की वैगनर में फोटो कब देखी? अरविंद केजरीवाल की पिछले 10 सालों में वैगनर में फोटो दिखा दो। राहत का काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल की पिछले 10 सालों में वैगनर में फोटो दिखा दो। मेरा पॉइंट ये है, ये एक आप मुद्दा दे रहे हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को मुद्दा दे रहे हैं ये वीआईपी कल्चर का, इसको आप समाप्त करने के लिए आए थे। लेकिन अब आपको आपके सांसद विधायक की वीआईपी कल्चर के साथ घूम रहे हैं, तो ये प्रश्न उठेगा अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, कोई बात नहीं करिए, लेकिन बाकी लोग भी कर रहे हैं। ये मेरा विषय नहीं है, आप पंजाब की बात कहे तो विषय अंतर हो गया। लेकिन सतीश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, नीरज मिश्रा कुछ कहना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी का खेल आपको क्या दिखाई देता है? ये संग भी है, तंग भी है, देखिए आप, लेकिन रंग में भंग भी है। मैं देखिए किसी पार्टी के बिहाफ पे मैं नहीं, पार्टी के बिहाफ पे नहीं, मैंने प्रश्न पूछा। मेरी बात सुनिए। अगर देखिए सही बात करिए, अगर आप सिक्योरिटी की बात अगर आप करते हैं तो ये फालतू की बहस है कि नहीं? आप विलासिता पर, उनके पुराने स्टैंड पर सवाल उठा सकते हैं। तो अगर हम एक आम आदमी की तरफ मैं सवाल उठा दूं कि भाई ये मोहन भागवत को विज्ञान भवन कैसे मिल जाता है, उनको जेड प्लस कहां से मिल सकता है, वो तो ही कह रहे हैं ना। तो इस पर आप बात मत कीजिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं जीएसटी पर वापस लौटता हूँ। जीएसटी पे तो मैं आपको मोहन भागवत का विज्ञान भवन खल रहा है? हाँ जी, नहीं हमको जवाब नहीं रहा है, ये एकदम जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ वो बहुत जरूरी है, वो उनको बहुत जरूरी है। सर रेंट जाता है। अच्छा रेंट जाता है, बिल्कुल रेंट जाता है। अच्छा ये आपको पता होगा, बिल्कुल सर, किसी में उस प्रोग्राम के आपको पता है अरविंद केजरीवाल का जाता है या नहीं जाता? मुझे नहीं पता। सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी में कहां रेंट देते हैं? सर सिक्योरिटी में कहां रेंट बात कर रहे हो? बात तो सुनो, आपने नहीं शुरू करा मोहन भागवत वाला। सिक्योरिटी में रेंट नहीं देते हैं सर, सिक्योरिटी में रेंट नहीं देते। नहीं, पंजाब से शुरू हुई कहानी भाई। जीएसटी पे लौटना, जीएसटी पे लौटिए। मोहन भागवत के विज्ञान भवन पे आप गए और फिर आप जीएसटी पे लौटे। बात कर रहे थे आपने, मैं तो कहना नहीं चाहता, मैं तो बोला कुलदीप को बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना है? हमको कुछ नहीं इसमें बोलना है, हम इसको एक फालतू बात मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं जीएसटी पे कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि इनकम टैक्स का रिलीफ दिया था, बड़ी अच्छा काम किया था। और अभी जो जीएसटी का रिलीफ दिया है, बहुत अच्छा काम किया, देर से ही सही।
हमको लगता है अगर सब मोदी जी पहले दे दीवार दो होते तो 240 पे नहीं आते, नंबर एक। नंबर दो, मुझे आज एक और चीज, दो चीज दिखा इस टैक्स रिलीफ में जीएसटी का। एक तो ये है कि हमें ये कोल्ड ड्रिंक और एरेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक की सबको पाप के टैक्स में क्यों रख दिया, मुझे समझ में नहीं, वो भी 40% वाले में, ये हमको नहीं समझ में आया। और तीसरी बात, इतना रूस से तेल का फव्वारा बह रहा है इस देश में, तो भाई इसको भी तो कभी जीएसटी में ले आओ। ओके ठीक है सर, मैं तीनों बातों का रिबटल बिल्कुल फैक्ट एक्चुअली। और अभी तेल का दाम भी कम होगा। जी आपके बीच में अब ओके नहीं मिश्रा जी अपने टर्न का शांति से वेट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन किया कि ये आप जो बार-बार उसकी बात कर रहे हो कि रेवेन्यू आया, ये रेवेन्यू जनता से खसोटा गया है और क्या-क्या वर्ड्स आप यूज कर रहे हो। सर आप क्या सोच रहे हो कि एक्साइज, सर्विस, वैट और ऑक्ट्रॉय, ये सब जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस लगते थे, अभी आपके प्रवक्ता जी ने बात करी थी कि हम इसको मेरे प्रवक्ता सर आप आम आदमी पार्टी, उन्होंने अभी बोला था कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। मैं बड़ी हैरान हूं, उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिस्ट बोला, ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए ठीक है। सर ये रेवेन्यू ऐसे नहीं आया, लेट क्यों? सर ये रेवेन्यू वहां से आता तो वो रेवेन्यू वहां से डाइवर्ट ओके कांग्रेस सर सेकंड जो इन्होंने बोला कि तेल को क्यों बाहर रख रहे हैं, सर तेल को इसलिए बाहर रख रहे हैं ताकि स्टेट्स को अभी उसमें इकोनॉमी मिले, वो स्टेट्स के रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। मिश्रा जी, अल्कोहल को भी अभी बाहर रखा है। नीरज मिश्रा जी देखिए यहाँ पर स्टूडियो में 3 मेहमान है तो थोड़ा लेट हो गया आपके पास आते आते, उसके लिए माफी एक बार फिर। पहले आपने 2 बारी बोला, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जो अभी बात बोली उस पर आपकी राय क्या है, और साथ ही साथ इस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहना क्या आपको लगता है गलती थी? 50 सेकेंड सर। अमीश जी, मैं आम आदमी पार्टी वाले सवाल पर आता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए ना 3 बड़ी बातें हैं, क्योंकि आप एक ज़माने में बिजनेस न्यूज़ चैनल पर भी रहा करते थे। आप इस बात को गंभीरता से समझेंगे कि इस देश में अभी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। मैं 3 पॉइंटर से आपको समझा देता हूं। इस देश के अंदर पिछले सप्ताह में एक ग्रोथ रेट का आपको आंकड़ा मिला कि 7.8% के साथ हमारा Q1 का ग्रोथ रेट है। क्या आपने उसके पीछे की पड़ताल की कि वो जो 20 जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है उसमें से 16 में जो हमारे अपना ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव फिगर्स में जा रहा है। हम सिर्फ देश के अंदर सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पैरामीटर्स हैं उसको अगर हम लोग हाई वेटेज देकर इस देश में ऐसे आंकड़े पब्लिश कर देंगे तो उससे देश की जनता का भला नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, ये जो डबल टैरिफ जो हमारे ऊपर है, एक तो टैरिफ दूसरा पेनल्टी, ये किस लिए है? क्योंकि रूस से तो सस्ता तेल आ रहा था ना, देश की आम जनता को सस्ता तेल नहीं मिलता। बहरहाल उसके बाद भी 4.5 लाख करोड़ का ट्रेड डेफिसिट होगा, जो नुकसान होगा उस टैक्स के बाद जो आज टैरिफ लगा हुआ है। हम लोग आज जो हमने टैक्स की रियायत दी है ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ का हम लोग इससे उसके इफेक्ट को मेलो डाउन कर पाएंगे, लेकिन क्या उसको पूरे तरीके से ऑफसेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और तीसरा मेजर पॉइंटर ये है, अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अमीश जी? आपको जो हमारी पॉपुलेशन की पैरिटी है, आपको जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है, उसके ऊपर बात करनी होगी ना। आज अगर हम देश में बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 4 बड़ी इकोनॉमी में से है, हम तो चाहेंगे ना नंबर 1 बने, लेकिन वो जो अमीर और गरीब का डिवाइड है जिसके ऊपर बार बार बात करनी चाहिए, उस पर अगर बात नहीं होती तो ये बड़ी बेईमानी है। 5 पॉइंटेड रिबटल्स देना चाहूंगा मैं इनको। पॉइंट नंबर 1, वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे कम इनइक्वालिटी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में हुई है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले। या तो कांग्रेस सही है या वर्ल्ड बैंक सही है, देश निर्णय कर ले। दूसरी बात, ये इकोनॉमी की बात करें तो क्या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और बाकी सब एजेंसीज बेवकूफ है जो उन्होंने भारत को 17 साल बाद पहली बार बीबीबी रेटिंग में अपग्रेड किया है? कांग्रेस पार्टी जान ले। कांग्रेस पार्टी कहती है कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। इकोनॉमी के 3 फंडामेंटल्स होते हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, फॉरेक्स रिजर्व, करंट अकाउंट डेफिसिट। कांग्रेस पार्टी के समय महंगाई 10% थी, हमारी फ्रजाइल 5 में इकोनॉमी थी और हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व कम थे। फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, महंगाई दर 3% से कम है और साथ ही नीरज मिश्रा जवाब। ओके होल्ड ऑन, नीरज मिश्रा जवाब 30 सेकंड। अमीश जी,
देखिए ना प्रदीप भाई, तो सिर्फ उसी तरीके के आंकड़े की जादूगरी करना चाह रहे हैं जो सरकार करना चाहती है। इस देश के अंदर आप निकल जाइए ना, पिछले महीने आटे का क्या रेट था और 22 तारीख से पहले आज क्या रेट है, आप दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए, आपके सामने इन्फ्लेशन का आंकड़ा आ जाएगा। पिछले साल आप अपने बच्चे की स्कूल फीस कितना भरते थे, इस साल कितनी भर रहे हैं, आप सामने रख लीजिए, आपके पास एजुकेशन की इन्फ्लेशन आ जाएगी। इस देश के अंदर महंगाई जो डाइन है, उसी को तो सामने रखते हुए आज सरकार को 9 साल के बाद यूटर्न लेना पड़ा। इंटरनेशनल पलटी मार ने देश में पलटी मारी और जीएसटी के अंदर आज वो चेंज किया। आज डबल टैक्सेशन होगा तो उससे नुकसान होगा। जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डेड समझता है, उसको ऐसी उसकी इकोनॉमिक थिंकिंग मुबारक हो, क्योंकि इन लोगों ने तो भारतीय अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया था। ये ना समझे, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, हर आइटम का दर इनके सरकार से कम है, हर आइटम के दर की बात करना चाह रहा हूं। नीरज मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज मिश्रा प्रदीप भाई 10 सेकंड प्रदीप भाई, मैं इनको सुनिए ना, मैं इनको एक बड़ी सरल भाषा में इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझा देता हूं। जब इन्फ्लेशन मैच करते हैं ना, तो बेस ईयर लिया जाता है। 2011 सुनिए ना प्रदीप भाई को ऐसी हल्की बात करने का शौक होगा, लेकिन मैं तो इसमें नहीं पढ़ूंगा। देश की जनता को यह समझना जरूरी है कि उनके घर के अंदर, उनके किचन के अंदर हर महीने जो महंगाई डाइन है ना, वो उनका राशन खा जाती है। पिछले महीने जो 1 किलो ला पाते थे ना, आज वो 900 ग्राम पर आ गया है। अब तो भला हो कि अब ये जो व्यक्ति आए, नहीं मेरी बात सुनिए, प्रति व्यक्ति आए 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने प्रति व्यक्ति आय रखी थी $5,150। हमने 10 सालों के अंदर दुगनी करी। ओपन चैलेंज इकोनॉमी के किसी भी पैरामीटर के अंदर ग्रोथ रेट कांग्रेस शासनकाल के अंदर क्या था? कांग्रेस शासनकाल के अंदर ग्रोथ रेट जो था वो सबसे फ्रेजाइल 5 में था। भारत अब एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देखिए ना मनमोहन सिंह की सरकार में इस देश का ग्रोथ रेट हमेशा 8% की दर से रहा। आप लोग आज तक वो 60% को अचीव नहीं कर पाए। आपने बेस ईयर को चेंज करके देश के सामने जो नीरज मिश्रा, आम आदमी पार्टी पे सवाल आधा रह गया, जवाब आपका नहीं आ पाया। आम आदमी पार्टी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी पर नीरज मिश्रा। देखिए अमीश जी, हम तो और हमारी पंजाब की इकाई तो लगातार ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब के अंदर क्या काम है। अरविंद केजरीवाल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पार्टी चलाते हैं तो उनको तो पूरे देश के अंदर घूम घूम कर काम करना चाहिए था, लेकिन वो तो सरकारी पंजाब में है ना। मेरे ख्याल से अभी आपके विजुअल्स ने दिखाया होगा। प्रदीप जी, उनका काम क्या वहां सरकार चलाना है या देश के अंदर? मैं अमीश बोल रहा हूं, लेकिन कुलदीप को मजबूत करना है। पंजाब में केजरीवाल का क्या काम? कुलदीप कुमार। देखिए अमीश भाई, कांग्रेस पूछ रही है। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और वो दिल्ली भी जाते हैं, वो पंजाब भी जाते हैं, वो गोवा भी जाते हैं, वो गुजरात भी जाते हैं, वो देश में जहां भी पार्टी को खड़ा करना है वो वहां जाते हैं। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में वहां भी जाते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि वो तो राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए जाते हैं और लगातार जाते रहते हैं, उसमें क्या बुरा है? मोदी जी नहीं जाते क्या? कौन नहीं जाता है आप बताइए? क्या नड्डा जी नहीं जाते थे? नड्डा जी आज अध्यक्ष हैं, वो नहीं जाते हैं क्या? राहुल गांधी जी नहीं जाते हैं क्या? राहुल गांधी जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार के अंदर, राहुल गांधी जी जाते हैं, उन्हें वो मुख्यमंत्री बनेंगे वहां के, वो क्यों गए? लेकिन राहुल गांधी बिहार में ही सिर्फ नहीं रहते हैं, पॉइंट ये है। ओके नीरज मिश्रा जवाब। मजेदार बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि वो बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पर मुझे तो अरविंद केजरीवाल बिहार में जाके चुनाव की तैयारियां करते नहीं दिख रहे। वो तो वहां सत्ता की जो विलासिता है उसका पूरा भोग कर रहे हैं। 50 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं, विपासना करने चले जाते हैं। और ये तो पंजाब के नेता और जनता कह रही है ना कि दिल्ली से आकर नेता पंजाब की सरकार चला रहे हैं। इनके अपने विधायक ये बात कह रहे हैं। इनके लिए एक अरविंद केजरीवाल जी अगर अपने अरविंद केजरीवाल बचा कर रखना है, उठ के आए हुए नेता हैं, पूरे देश में जनता के हित की लड़ाई लड़ते हैं। वो सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए। सोने की चम्मच वाला कौन है? अपने परदादा दादा की विरासत पे, वो विरासत पे राजनीति नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। राहुल गांधी जनता के नेता। पंजाब को तुम लोगों ने बहुत लूट लिया है। देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद पंजाब अभी बिहार में 16 दिन की पूरी यात्रा करके 1600 किलोमीटर चलने के बाद पूरे देश में वोट चोर नीरज बीच में नहीं बोलते हैं कि सोने का चम्मच। मुझे तो कैसी यात्रा करते हैं? पीछे एसी कैबिन में सोते हैं जाके, शानदार गाड़ी में चलते हैं। एक सेकंड, कौन सोता है पीछे? मुझे क्या करते हैं? एसी लॉरी में कौन सोता है? राहुल गांधी के बारे में बता दूं,
राहुल गांधी जाके सोते हैं पीछे एसी लॉरी के अंदर। चार्टर्ड फ्लाइट में भी तो एसी होता होगा। ओके नीरज मिश्रा, राहुल गांधी एसी में सोते हैं, एसी लॉरी में सोते हैं? जवाब अरविंद केजरीवाल वैगनआर में घूमते हैं। अमीश जी देखिए ना, आपके कैमराज ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, और जहां से नारा बुलंद हुआ कि वोट चोर गद्दी छोड़, उस सारी यात्रा को कैच किया है। जी आज का विचार, साथ के लिए स्वार्थ छोड़ दीजिए, लेकिन स्वार्थ के लिए साथ को कभी मत छोड़िए।